हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल AWS का प्रीवियस ईयर पेपर कराया था, पर उसमें से अभी कुछ पार्ट बचा है, जिसमें सबसे मेन पार्ट है जो कि है IT का, वो रह गया है। साथ ही कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम जल्दी से उसे कंप्लीट कर लेते हैं बाकी, ताकि और भी आगे बढ़ा जा सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अनसीन पैसेज से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने कल नहीं किया था और इसकी प्रैक्टिस होनी भी ज़रूरी है। इस बार भी अनसीन पैसेज आएगा, लेकिन 8 क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन होएगा, और वो भी मैं बता देती हूँ कि एक क्वेश्चन उसमें वोकेबलरी पे, वर्ड मीनिंग पे ज़रूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन या तो वो पैसेज बेस्ड रखेंगे, या फिर जो कि है एडियम्स पे या फिर फिगर ऑफ स्पीच पे देंगे। वैसे ज़रूरी यही है कि वो पैसेज लिखेंगे तो पैसेज बेस्ड एक क्वेश्चन अवश्य देंगे, और एक क्वेश्चन जो कि वोकेबलरी पे होगा। तो हम यहाँ पर वोकेबलरी देखते हुए चलेंगे। इट इज़ जनरली अग्रीड, देखिए AWS के पेपर में, जैसे CTET में अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करते हैं, तो उसमें आपने पैसेज देखा होगा कि एक बार पढ़ने पे समझ नहीं आता है, क्वेश्चंस के ऑप्शन बहुत जो है सिमिलर होते हैं, चूज़ करना बहुत कठिन होता है और टाइम जा रहा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, पर यहाँ पर ये जो AWS का एग्ज़ाम है वो और डिफ़िकल्ट बन जाता है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है। It is generally agreed that a number of factors affect achievement in later years and that age is by no means the sole determiner। यहाँ पर अचीवमेंट की बात हो रही है कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अचीवमेंट को लेटर ईयर्स में, वो एज अकेली नहीं है। The first of these is the original level of intelligence. Vermont gives evidence that the rate of decline is the slowest among those whose original score was high. There is therefore accentuation of individual differences. The second factor is stimulation and use of intellectual ability. तो accentuation होता है significant या फिर टू मेक समथिंग प्रोमिनेंट, है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको जो है वो बढ़ाता है, उसको प्रोमिनेंटली नोटिसेबली दिखाता है। क्या उनका ओरिजिनल स्कोर क्या था, और उनका जो डिक्लाइन रेट होता है, जैसे वो एक कुछ अचीव करते हैं, उसके बाद जो डिक्लाइन रेट होता है वो भी कम होता है जिनका ओरिजिनल स्कोर वॉज हाई। द सेकेंड फैक्टर इज स्टिमुलेशन, यानी कि यहाँ पर ले सकते हैं मोटिवेशन से। तो स्टिमुलेशन इज कि जैसे स्टिमुलेट हम करते हैं किसी चीज़ के लिए, प्रेरित करना, ठीक है, या फिर एक्साइट करना, टू एक्साइट टू एक्टिविटी, है ना। तो स्टिमुलेशन है सेकंड फैक्टर। एंड यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, हम किसी काम को करने के लिए कितने ज़्यादा स्टिमुलेट हैं। दूसरा हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है कॉग्निटिव एबिलिटी। इट मीन्स कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कितना कर पा रहे हैं, और जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं, उनमें कनेक्शन बैठा पा रहे हैं। हमने कहीं पर कुछ सीखा है, उसको हम दूसरी अपनी एबिलिटी को, अपनी क्वालिटी को उस सिचुएशन में कैसे यूज़ कर रहे हैं, किसी डिफरेंट सिचुएशन में। ये सब इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में बहुत सारी एबिलिटीज़ आती है, डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, कुछ सोशल स्किल्स भी आते हैं। तो सेकंड फैक्टर में स्टिमुलेशन एंड यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। A number of studies suggest a slow decline among those who make the greatest use of their intellectual ability and a more rapid decline among those who don't। तो उनमें जो डिक्लाइन है वो कम होता है, स्लो डिक्लाइन होता है एट द एज, आपके लेटर ईयर्स में, अचीवमेंट में, जब जो लोग अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, एज कम्पेयर टू दोज हु डोंट। तो उनका जो डिक्लाइन होता है वो एकदम रैपिड होता है। It is also possible that stimulation may have physical consequences for the brain. Evidence from animal studies shows that the weight of the cerebral cortex is affected by stimulation from environment। आपको कितनी उत्तेजना मिल रही है अपने आसपास का जो वातावरण है उससे, इन्वायरमेंट से, ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में होता है, यानी कि मिडल में होता है, और उसको बोलते हैं
तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, देखिए जो शीट होती है ना, इट्स अ शीट ऑफ न्यूरॉन, और ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम का। एक मैमेलियन ब्रेन की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट टू द सेरिब्रम ऑफ द मैमेलियन ब्रेन एंड द शीट ऑफ न्यूरल टिश्यूज। तो न्यूरल टिश्यूज होते हैं, उनकी शीट होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब उसका वेट बढ़ने का मतलब है कि मोर न्यूरल सेल्स। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पर आप वो आपको एक्साइट कर रहा है किसी कार्य के लिए, तो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स बढ़ेगा। अ थर्ड फैक्टर, और जो तीसरा फैक्टर है, सेकंड फैक्टर हमने देखा क्या था, स्टिमुलेशन और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, और थर्ड फैक्टर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो सबसे पहले वही वाली बात आई कि पहले तो आपका नेचुरल स्कोर कितना है, आप नेचुरली कितना काम कर पा रहे हैं, ओरिजिनल स्कोर क्या है। सेकंड फैक्टर है कि आपका जो वातावरण है वो आपको कितना दे रहा है, और आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कितनी, आप कितने टैलेंटेड है। थर्डली जो हर चीज सबको मिलनी चाहिए वो है एजुकेशन। अगर आपको आप इस सब में अच्छे हैं और उसके बाद आपको सही एजुकेशन या ट्रेनिंग मिल रही है, कुछ सेट ऑफ स्किल्स हैं, आपके स्किल को बढ़ावा दिया गया है, तो थर्ड फैक्टर है ये। Studies suggest that the manipulation or occupational, mental, and social skill acquired through experience help to offset a decline in ability as a result of aging process। तो यहाँ पर वही सारी बात है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से जितना सीखा है वो आपको हेल्प करती है आपके डिक्लाइन को स्लो करने में या स्टार्ट होने में, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, यानी कि आप जब बुढ़े हो रहे हैं, बेसिकली एजिंग प्रोसेस की बात हो रही है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कनेक्ट टू दिस प्रोसेस आर स्टेट ऑफ हेल्थ एंड मोटिवेशन। आप कितने मोटिवेटेड हैं और आप कितने हेल्दी हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर द ट्रेनर। डेमोग्राफिक ग्राफ indicates that the ability of fewer young people in the workforce and an increased dependence upon the service of older people. There is evidence that the employee in their late 40s and early 50s tend to stay with the organization much longer than those in their early 20s। तो बात यह है कि जो 40s और 50s में भी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं एज कंपेयर टू जो जो अभी अभी 20s में हैं, जिन्होंने अभी अभी जॉब ज्वाइन करी है। दैट दे हैव लोअर एब्सेंटेज्म। अब एब्सेंटेज्म क्या होता है, हमने एब्सेंट देखा है, वही है एब्सेंटेज्म, मतलब कि बंक करना, इसकी हैबिट, बंकिंग की हैबिट। बंक करना क्या होता है कि स्कूल है या ऑफिस है उसे अटेंड ना करने की हैबिट। एन एक्सीडेंट रेट often have greater spirit and reliability and may already possess useful skill. Fear of training should not therefore be used as a barrier of discriminatory factor in recruiting more mature workers। इसीलिए बोला जा रहा है कि हमें इसको एज को एज अ डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने 40s 50s में हैं फिर भी वो काम करना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे 20s में हैं जिनकी आदत है कि वो बंक मारे, वो ना आए, उनकी ये आदत है। फिर उसके बाद है पीपल आर एट देयर मोस्ट रेस्पेक्टिव to learning in youth and in later years draw upon their entertainments. It is essential that the young are given every opportunity to learn. If those with lower cognitive ability are likely to show greater deterioration than those with average potential, it is extremely important that a broad based training is given to young people so that through vertical transfer they may find easier to learn a variety of skill when they are older। तो यहाँ पर रिसेप्टिव का मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रिसेप्टिव मीनिंग होता है कि आप किसी आइडिया को या किसी सजेशन को सुनने के लिए कितने रेडी हैं, रेडी टू लिसन टू न्यू आइडियाज और सजेशंस एक्सेट्रास। किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, वो किसी कुछ बता रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि उनका ये जो रिसेप्टिव टू लर्निंग होता है यूथ में, एंड इन लेटर ईयर्स ड्रॉन अपॉन देयर एंटरटेनमेंट्स, सॉरी अटेनमेंट। तो अटेनमेंट क्या होता है, अचीविंग समथिंग एट देयर, है ना। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि उनका जो सीखने की जो ललक है
वो विद टाइम आती है, लेटर ईयर ड्रॉज अपॉन देयर अटेनमेंट, जब वो प्राप्त होती है। इट इज़ असेंशियल दैट यंग्स आर गिवन एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ये ज़रूरी है कि हम जो यंग हैं उनको अपॉर्चुनिटी दें ये पढ़ने की, सीखने की। इफ़ those with lower cognitive ability are likely to show greater deterioration मतलब downfall then those with average potential से कम जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटी लोअर है, वो अगर डाउनफॉल दिखा रहे हैं एवरेज पोटेंशियल वाले लोगों से, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है दैट द ब्रॉड बेस्ड ट्रेनिंग, उनको एक ब्रॉड बेस्ड मतलब कि जो ट्रेनिंग है वो सबके अकॉर्डिंग हो, जैसे हम समावेशी शिक्षा में देखते हैं सबके अकॉर्डिंग शिक्षा होती है, उसी प्रकार से जो स्किल है वो भी सबके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि जो हाँ देखिए नॉलेज ट्रांसफ़र आता है साइकोलॉजी में, तो वही वाली बात होती है कि वर्टिकल ट्रांसफ़र हो पाए, एक से दूसरे में हो पाए वर्टिकल ट्रांसफ़र, दे में फाइंड इट ईजियर टू लर्न अ वेराइटी ऑफ स्किल व्हेन दे आर ओल्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ एसेंचुएशन एंड आर यूज्ड इन द पैसेज। एसेंचुएशन हमने देखा था और मैंने उसका मीनिंग भी बताया था, यहाँ पर है एसेंचुएशन, और उसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग नोटिसेबल सिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर आपको नहीं पता हो मीनिंग, और जनरली ये लोग ऐसे मीनिंग पूछते हैं कि अगर बाई चांस वाली बातें हमने पढ़ा हुआ हो तो हम कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या कर पाएँ जहाँ पर हमें नहीं समझ आ रहा है कि इसमें क्या लगाएं, तो इसकी ट्रिक ये होती है कि आप वर्ड को देखें, उस सेंटेंस को पढ़ें, तो ये ऑब्वियसली हर कोई करता है, पर जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, जैसे यहाँ की बात कर रहे हैं, प्रोलिफरेशन बढ़ाना, एब्डिकेशन, इवोल्यूशन, तो ये सब क्या है, बढ़ाने की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ की बात हो रही है। लेकिन एक वर्ड है जिसका मीनिंग उन सबसे अलग होता है, यहाँ पर है मिटिगेशन। तो जो मिटिगेशन होता है उसका मीन होता है द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सिवियरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग। तो एसेंचुएट का मीनिंग तो हम जानते हैं, टू मेक समथिंग मोर प्रोमिनेंट और नोटिसेबल, तो इसका एकदम अपोजिट क्या हो गया, मिटिगेशन। द रेट ऑफ डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस इज स्लोएस्ट अमंग दोज हु, हमने अभी पढ़ा था क्या क्या था, जिनकी ओरिजिनल स्कोर ज़्यादा है, जिनके स्टिमुलेशन ज़्यादा है, या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ज़्यादा है, तो कीप देम सेल्फ फिजिकली फिट, ये भी है। वर्क ऑन सिंपल कॉग्निटिव टास्क, हैव इनिशियली हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि ओरिजिनल स्कूल की बात हो रही है। डू नॉट लर्न स्किल थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, तो ऑब्वियस है कि इस पे तो बहुत ज़्यादा एक एंड का पैराग्राफ इसी पे डेडिकेटेड है कि वर्टिकल ट्रांसफ़र होना चाहिए स्किल का। कीप दैम सेल्फ फिजिकली फिट, फिजिकल फिट पे बात हुई है, लेकिन हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे ज़्यादा बात हुई है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें ये होता है कि जब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तो उसके लिए ये लोग पैसेज दोबारा से देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वॉट इज़ द एविडेंस फ्रॉम द एनिमल स्टडी, क्या हमें पता चला है एनिमल स्टडी से। फास्ट डिटोरिएशन ऑफ द मसल ड्यू टू एजिंग, function of cerebral cortex does not get affected by external factors, with advanced age size of the cerebral cortex increases, none of the above। जनरली जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर, तो वहाँ पर नन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन होता है बहुत कम, बहुत रेयरली एक दो क्वेश्चंस में आता है, पर AWS आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को देखती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने आंसर्स के लिए, प्लस ये जो नेगेटिव मार्किंग इसने रखी है, तो आप उससे देख सकते हैं कि वो ये देखना चाहती है कि आप जो लगा रहे हैं वो कितने कॉन्फिडेंटली लगा रहे हैं। इसमें से हमने देखा था कि अगर स्टिमुलेशन, इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन ज़्यादा है तो वेट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो बढ़ता है। इसमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो उससे मैच हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से पैसेज आता है ताकि आप हर बार पीछे ना जाएं, वहीं पर ही कर लें। State of individual health and motivation affect individuals' attitude and value system.
has a close link with the aging process, can modify his intellectual curiosity. देखिए इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे बात हुई थी, लेकिन हेल्थ और मोटिवेशन ये बताया गया था। देखिए यहाँ पर ये रहा, factors connect to this process are state of health and motivation. Other factors, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मैनिपुलेशन, ऑक्यूपेशनल, मेंटल एंड सोशल स्किल acquired through experience help to offset a decline in ability as a result of aging process. एबिलिटी एजिंग प्रोसेस की वजह से डिक्लाइन किस में आ रहा है? हमारे अचीवमेंट में। हमने जो अचीव किया है हम उतना ही देर काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर वे बोल रहे हैं कि इसी में ही मैनिपुलेशन, ऑक्यूपेशनल, मेंटल एंड सोशल स्किल एक्वायर्ड जो हो रहा है, ये हेल्प करता है आपको डिक्लाइन ऑफसेट डिक्लाइन इन एबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। दूसरा क्या हेल्प करता है? स्टेट ऑफ हेल्थ एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पर अचीवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ इस ऑफसेट में है। ऑफसेट का मीनिंग होता है, देखिए ऑफ से लग रहा है आपको, ऑफ कर दिया सेट को, मतलब कि किसी क्या इफेक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पर आ रही है बात ऑफसेट अ डिक्लाइन इन एबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। तो एजिंग प्रोसेस की जो डिक्लाइनिंग एबिलिटी है उसे डिक्रीज करता है। क्या? मैनिपुलेशन, ऑक्यूपेशनल, मेंटल, सोशल स्किल। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कनेक्ट टू दिस प्रोसेस आर द स्टेट ऑफ हेल्थ एंड मोटिवेशन। तो इंडिविजुअल हेल्थ एंड मोटिवेशन क्या करता है? जो एबिलिटी है, डिक्लाइनिंग एबिलिटी एजिंग प्रोसेस की, उसे रिड्यूस करता है। हैज़ अ क्लोज लिंक विद द एजिंग प्रोसेस। और इन्होंने ये नहीं बताया पॉजिटिव नेगेटिव, इन्होंने बस ये बोला है कि क्लोज लिंक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, what is the evidence as reported by the passage with regard to older employees? तो older जो employees होते हैं उनके रिगार्ड में क्या एविडेंस रिपोर्ट किया गया है? हाई एब्सेंटिज्म, हमने ये यंगर्स की बात में देखा था। एंड एक्सीडेंट रेट, हाई हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ स्किल, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ स्किल की बात हुई थी। शॉर्टर टेन्योर विद द एम्प्लॉयर्स, उन्होंने बात बोली थी कि वो ज़्यादा टाइम तक रुकना चाहते हैं। 40s and early 50s tend to stay with the organization much longer than those in their early 20s. तो हाई स्पिरिट एंड क्रेडिबिलिटी हम इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट आपका ये जो है पैसेज, ये हो गया है कंप्लीट। बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद हम आईटी को देखते हैं। तो ब्रेन, यहाँ पर बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑफ द पैसेज। ब्रेन सेल डिटोरिएट स्लोली इन पर्सन हुज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज हाई। ओल्डर एम्प्लॉय हैव हायर रेट ऑफ एब्सेंटेज एंड एक्सीडेंट। नॉट ट्रू की बात हो रही है, यानी कि जो कि सही नहीं है, और ये यंगर एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर बताया गया है। और हम अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको एक बार ऑप्शन दिख गया है तो उसमें टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ब्रॉड बेस्ड ट्रेनिंग किस में हेल्प करेगी? possess lower cognitive ability than those with above average ability। तो इसमें क्या बात कही गई थी कि जिनकी with lower cognitive ability are likely to show greater deterioration than those with average potential. It is extremely important that a broad based training is given to young people ताकि वर्टिकल ट्रांसफ़र हो सके। जिनके पास ज़्यादा एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो कम वालों में उनकी हेल्प कर सकें। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? possess lower cognitive ability than those with above average ability, उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉग्निटिव एज यूज्ड इन द पैसेज।
तो कॉग्निटिव, अभी मैंने जब आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बताई थी तभी उसके लिए बताया गया था कि कॉग्निटिव जो एबिलिटी होती है वो मानी जाती है। इसका मीनिंग ये होता है कि हमें नेचुरली जो इंस्टिंक्ट होती है ना उसके अकॉर्डिंग, कि हम किसी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी फेस कर पा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, या हम डिमोटिवेट होके बैठ जा रहे हैं, तो हमारी इंडिविजुअली हमारी क्या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसको कहते हैं कॉग्निटिव। नेक्स्ट अब आपका जो है वो जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट होगा, यानी कि सिनोनिम, एंटोनिम्स, एडियम, ये सब मैं कल के वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। और अब हम आगे चलते हैं आईटी के क्वेश्चंस पे, जो कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। तो कल जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर हमने छोड़ा था कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हैं एक्सेल में हम शीट्स बनाते हैं, पेंट में हम काम करते हैं ये पेंटिंग वाला, और एडिटिंग भी करते हैं, वर्ड में हम राइटिंग का काम करते हैं, आउटलुक में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो जब ये तीनों नहीं है तो एमएस आउटलुक जो है वो ईमेल सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवाइस हैविंग द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, हार्ड डिस्क है, सबको पता है। पुराना क्वेश्चन है इसलिए बहुत जेन्युइन सा ऑब्वियस सा क्वेश्चन आ गया है। द फॉलोइंग नेटवर्क स्प्रेड ओवर द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया। जब लार्जेस्ट, देखिए लैन जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है हमारा अ डिवाइस विच कैन रिकॉग्नाइज अ प्री स्पेसिफाइड मार्क मेड विद अ पेंसिल। OMR शीट होता है, तो हम OMR शीट इसी पे ही काम करती है कि वो मार्क को स्पेसिफाई करती है, स्पेसिफाइड मार्क्स को, ठीक है, और रिकॉग्नाइज करती है। नेक्स्ट है HTML लैंग्वेज इज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग। एक्रोनिम HTML स्टैंड फॉर। तो HTML लैंग्वेज में जो HTML है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फाइंड आउट, ऑड मैन आउट करना है इसमें। फ्लिपकार्ट में हम, ये तो बहुत ही, ये सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, और ट्विटर पे क्या करते हैं हम, कमेंट करते हैं। जनरल एप्टीट्यूड, प्रोग्राम प्रोवाइड एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज। ब्राउज़र, हम ब्राउज़र के थ्रू ही अलग अलग वेब रिसोर्सेज को खोलते हैं, इस वेबसाइट्स को उस वेबसाइट्स को। ये काम हमें कौन हेल्प करता है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, ये सब क्या है, ब्राउज़र। GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, आप देख रहे हैं कि फुल फॉर्म बहुत आ रही है। नेक्स्ट है UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो इन्वर्टर का काम करता है। पहले जो अभी भी सिस्टम पे काम करते होंगे तो उनको पता होगा कि एक UPS होता है, एक CPU होता है। हम बचपन में पढ़ते थे कि UPS क्या होता है, ये एक बैटरी होती है, इन्वर्टर की तरह काम करता है। तो इन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। What is the name of the list that stores the URL of web page and links visited in the past few days? तो हिस्ट्री, हम जब हिस्ट्री खोलते हैं तो उसमें हमें पुरानी हमने कौन कौन से वेब पेजेस खोले हैं वो सब दिख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसाइकल बिन क्या होती है। तो रिसाइकल बिन इज अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। कोई फाइल नहीं है, माय कंप्यूटर का फोल्डर नहीं है, डेस्कटॉप पे एक होता है जिसमें हमारा कचरा जाता है जो हम डिलीट कर देते हैं। फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेट फ्रॉम एंड टू अदर कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड थ्रू टेलीफोन लाइन वी नीड मॉडेम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग is not real security and privacy risk? स्पैम, स्पैम देखिए वायरस और हैकर्स जो हैं वो रियल सिक्योरिटी प्राइवेसी रिस्क है। जो स्पैम है पे भी क्वेश्चन आ गया है, मतलब यूपी टेट में भी आ चुका है, और इनफैक्ट CTET में भी आया। तो कि स्पैम क्या होता है, तो देखिए स्पैम होता है जो अनवांटेड मैसेजेस होते हैं जो बार बार आ रहे हैं, जो सर्विसेज के थ्रू आते रहते हैं, ये डिस्काउंट है, ये सेल चल रही है, ये सब वो स्पैम होते हैं। नेक्स्ट है सेल एड्रेस। अगर हम किसी सेल को ये एड्रेस दे रहे हैं इन अ फॉर्मूला इन MS एक्सेल, इट मीन्स, देखिए एक्सेल, पावर पॉइंट और जो फोल्डर से और ऐप से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पर एक्सेल और पावर पॉइंट से 100% एक या दो क्वेश्चन हो सकता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको इन दोनों को मिला के मिल जाते हैं।
तो अच्छा होगा कि आप इसे एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लें। प्लस मैं आपको बता दे रही हूँ कि आईटी में वैसे मैं बता चुकी हूँ टॉपिक वाइज, फिर से बता देती हूँ। एक्सेल, पावर पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म्स जो आपकी होती है, ऊपर से एक होते हैं शॉर्टकट्स, जो मैंने स्पेशली अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है, छोटा सा वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। वहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस का होता है, आपने देख ही लिया होगा। दिस चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू अ होल। अब पाई चार्ट क्या होता है, हमें परसेंटेज बता सकता है कि किसी भी चीज का कितना रेशो है होल में। लाइन जो होती है वो हमें ग्रोथ दिखाती है। एम्बेडेड जो होता है ये जो बार ग्राफ्स होते हैं ना उसमें होता है, तो उसमें भी हमें ग्रोथ दिखती है, लेकिन जो स्टैक्ड बार होता है इसमें हमें रिलेशनशिप दिखती है। नेक्स्ट है, अ कम्युनिटी ऑफ ब्लॉक्स इज कॉल्ड ब्लॉगोस्फेयर। जैसे कि बायोस्फेयर्स होता है, उसी तरह से ब्लॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स की एक कम्युनिटी को ब्लॉगोस्फेयर कहते हैं। प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, अपलोडिंग फाइल्स टू अ डिस्टेंट कंप्यूटर इज डन बाय एफटीपी। एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट यूज टू सेव द इमेज फाइल। एमपीजी में एमपीजी एक्सटेंशन में सेव नहीं होती है फाइल। और आपको पता ही होगा जेपीजी में, जीआईएफ तो जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं वो होती है ग्राफिक, और जेपीजी क्या होती है, फोटोज होती है। द इजीएस्ट वे टू सिलेक्ट इज टू लेफ्ट क्लिक द माउस एंड, अच्छा, हम जब किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड का जो बटन होता है उसको दबाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ड्रैग ओवर द वर्ड्स यू वांट टू हाईलाइट। नेक्स्ट है, इन द नैरो सेंस इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय। अब हम आईटी कर चुके हैं और एजुकेशनल जो क्वेश्चंस है, यानी कि आपने जो मैंने ब्लूप्रिंट दिखाया तो उसमें था ना कि ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस उन पे आ रहे हैं। सीडीपी भी बोल सकते हैं टेट के फॉर्म में। इन द नैरो सेंस इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इज गिवन एज सेल्फ एक्सप्रेशन। वो अपने जो व्यूज़ हैं, अपने भाव हैं, अपने विचार हैं, उनको कितना अच्छे से प्रदर्शित कर पा रहा है, ये है एक नैरो सेंस है एम ऑफ एजुकेशन का। नेक्स्ट है, द इफेक्ट ऑफ वन लर्निंग ओवर अनदर लर्निंग सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहाँ पर इस पे ना सीटेट में बहुत क्वेश्चन आए हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में। और जब मैंने सीटेट पे वीडियोस बनाई थी तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि आप एक दिन में सीटेट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पे सीटेट में लगातार क्वेश्चन, जितने भी 1 महीने एग्ज़ाम चला था सीटेट का और हर एग्ज़ाम में आया था। मुझे लग रहा है कि इस बार आगे आने वाले जो सेंट्रल के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, और AWS में भी पॉसिबिलिटी है कि वो मिले, क्योंकि सीटेट में जो एक बार जो टॉपिक पकड़ लेता है वो और भी एग्ज़ाम्स में आता है, इसीलिए मैं इतना टाइम दे रही हूँ उस पर। अभी जब मैं CDP कराऊंगी तब इसमें CDP की या साइकोलॉजी या एजुकेशनल जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि समावेशी शिक्षा की भी, इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात हुई है, एक दिन में पूरा करा दूंगी। उसमें इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। और आप इसको ये मत सोचिएगा कि ये जो टॉपिक आप कर रहे हैं वो इसी एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम में हेल्प करता है। मेन एम ऑफ, देखिए अभी मैं समावेशी शिक्षा की बात कर रही थी और आ गया इंक्लूसिव एजुकेशन विल बी अचीव इफ द टीचर knows the diversity of the class. An ideal lesson plan क्या कौन सा होता है, जिसमें आपका जो टीचिंग लेवल है उस पर बेस्ड हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज को हम जब पता करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रस्तावना कौशल, जो स्किल्स पढ़ते हैं। तो स्किल्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, जिन स्किल्स को यूज़ करके लेसन प्लान बनता है, और माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग और NCF, इन सब पे एक एक क्वेश्चन ये लोग हर बार देते ही देते हैं। NCF पे तो 100% क्वेश्चन आएगा। प्रिंसिपल ऑफ primacy is based on things learned first create a strong impression। हम जो चीज़ सबसे पहले पढ़ते हैं उसका इम्प्रेशन हमारे दिमाग पे हमेशा रहता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एवोल्यूशन फंक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एवोल्यूशन में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डायग्नोस्टिक। एवोल्यूशन जब हम एवेल्यूएशन करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं एग्ज़ाम को, तो जैसे कि किसी ने परीक्षा दी है छात्र ने, तो हम उसको एवेल्यूएट करते हैं कि वो किस तरह से पढ़ रहा है। उसके लिए हम डायग्नोस, सबसे पहले हमारा जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले उसको डायग्नोस करें कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो कहाँ पर उसको समस्याएं आ रही हैं। अगर हम वो कर लेते हैं तो फिर हम उसको मोटिवेट करेंगे उसे दूर करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो अनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेट फैक्ट और प्रोसीजर्स। लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। At lower classes, play way method of teaching is based on psychological principle of development and growth. A teacher using different approaches to learning is doing so because वो different approaches को use कर रही है। सी टेट में ये क्वेश्चन आया है, तो आप देख रहे हैं कि तब का क्वेश्चन अभी भी सी टेट डिफरेंट तरीके से पूछ रहा है। हाँ, एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं थे उसके, पर क्वेश्चन था ये वाला कि अगर कोई टीचर डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स इन द क्लास एंड शी वॉन्ट्स टू एड्रेस मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो वो मल्टीपल इंटेलिजेंस को एड्रेस कर रही है। अब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, इज कंसिडर एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। रिमेडियल वर्क अगर हम कर रहे हैं या फिर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं स्टूडेंट से, तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि हाँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, तो अब टीचर मुझे पढ़ा के उसका आंसर बताएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं। इज द साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। Sunil does not talk much at home, talks a lot at school. It shows that his thoughts get acknowledged at school. थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस एम्फेसाइजेस। देखिए, मैंने थॉर्नडाइक के जो नियम हैं उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। वो AWS में नहीं मिलेगी, पर अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे। मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ये मान लीजिए, अगर आपने वो वीडियो देख लिया ना, आप थॉर्नडाइक के नियम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने उसको ट्रिक के साथ याद कराया है विद विजुअल वीडियोस। आपको इतनी जल्दी, आप उस वीडियो को जरूर देखना अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो। बिलीव मी, आपको फिर वो कभी नहीं भूल पाएंगे आप। लॉ ऑफ रेडीनेस थॉर्नडाइक का ये है, तत्परता का नियम इसे बोलते हैं, कि छात्र जब किसी चीज़ को सीखने के लिए कितना सज्ज है, कितना तैयार है, कितना रेडी है, वो उसे उतनी जल्दी सीख सकता है। ये है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस। वो किस पे एम्फेसाइज करता है, किसका ध्यान किस ओर इशारा कर रहा है? रीइंफोर्समेंट पे नहीं, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन एंड ईगरनेस, बेसिस ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो कंसंट्रेशन और ईगरनेस, हम कितना तैयार हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, इस पर कंसंट्रेट करता है। द प्रोपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेसिविज्म वॉज जॉन डीवी। जॉन डीवी को हम लोग एजुकेशनल प्रोग्रेसिविज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड वॉज फॉर्मुलेटेड बाय मैस्लो। मैस्लो के नियम है, मैस्लो का सिद्धांत आता है, उसमें वो हायरार्की बता रहे हैं ह्यूमन नीड्स की। नेक्स्ट है स्किल, एबिलिटीज एंड वैल्यूज आर कॉमनली असिस्ट इन करियर काउंसलिंग। हमारे पास क्या स्किल है, क्या एबिलिटी है, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं और उससे हमें क्या पाना चाहिए, तो वो हमें करियर काउंसलिंग में बताते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाइए। An early identification of special children is important to help them to cope with their special status. The title of RTE Act incorporates the words RTE होता है राइट टू नॉलेज, राइट टू एजुकेशन, सॉरी, राइट टू एजुकेशन होता है। यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उसके अंदर आती है। राइट टू एजुकेशन RTE स्टैंड्स करता है। अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट काउंसलिंग इज दैट, कि वो इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट एडवाइस टू क्लाइंट, सिनोनिम टू फिजियोथेरेपी, इज डन एक्सक्लूसिवली बाय साइकोलॉजिस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन साइकाइट्रिक पेशेंट्स। देखिए,
हम काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं। बिजनेस काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है, रिलेशनशिप काउंसलिंग होती है, या फिर करियर काउंसलिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकेट्रिक पेशेंट ही रिसीव करते हैं, हमें लाइफ में सोशल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसके लिए भी हम काउंसलिंग लेते हैं, जिसके लिए काउंसलर्स होते हैं अलग अलग। अ मेथड विच अलाउ अ लर्नर टू डिस्कवर थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। अच्छा, जैसे कि खुद करके सीखना जो होता है, उसकी बात हो रही है। ये कौन सा मेथड होता है? ये हेरियोटिक। तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है उसमें हम स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं कि वो खुद करके सीखे। लर्नर टू डिस्कवर थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। नेक्स्ट है आपका मेन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन इज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, बच्चों को खेल खेल में सिखाना। और यही है बेसिक प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल है बेसिक एजुकेशन का, जो बच्चों को दी जाती ही है। तो हम ये पेपर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हर पार्ट को हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको कुछ नया मिला होगा। पूरा पेपर आपने जब करा होगा आपको समझ में आया होगा आपने कितनी तैयारी आपको आती है और किस डायरेक्शन में अभी आपको और तैयारी करनी है। इस चैनल पे अभी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। AWS से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, साथ ही आप और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी साथ साथ तैयारी होती रहेगी। अगर आपने मैंने अभी कमेंट लिया था, मतलब कमेंट मेरे उस पे वीडियो पे था कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये एग्ज़ाम नहीं देती। एग्ज़ाम आप दीजिए, देखिए इस समय और कोई एग्ज़ाम नहीं है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो एग्ज़ाम ज़रूर दें, इससे आपको एग्ज़ाम देने की ही प्रैक्टिस होगी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको बहुत, देखिए कल हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, आई नो कि हर कोई वैलेंटाइन नहीं बना रहा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइंस आप सिर्फ तभी बना सकते हैं व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप। तो हम कल अपना वैलेंटाइन बनाते हैं। आई एम डेडिकेटिंग द होल डे टू यू। मैं कल आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूंगी। जो साइंस है ना वो पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ इस चैनल तक के साथ बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं है तो कर लो यार सब्सक्राइब, हेल्प भी मिलने वाली है आपको। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।